अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, भारत पर न्यूक्लियर हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान, भारत को बर्बाद कर देने वाले पाकिस्तान, ऐसा दावा करने वाले, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। करोड़ों पाकिस्तानियों के ऊपर भूख से तड़प तड़प कर मर जाने का संकट आ चुका है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा हूं मैं? आप पाकिस्तान से दुश्मनी में इतने अंधे हो गए हैं कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तानियों को मिलने वाला है उनके कर्म का फल, पाकिस्तानियों को मिलने वाला है उनकी नफरत का फल। और ये कोई और नहीं दे रहा है, उन्हीं का अल्लाह उनको दे रहा है। उन्हीं का अल्लाह उनको भूखों मार रहा है। 24 घंटे जिसके नाम लेकर जपते रहते हैं, उन्हीं का अल्लाह उनको भूखों मार रहा है। ये अभी मैं दिखाता हूं अभी आपको कैसे। वो कहते हैं कि दुनिया में हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। 46% पाकिस्तानी अल्लाह की मर्जी से भूख से तड़प तड़प कर मरने वाले हैं। और ये मैं अभी दिखाऊंगा। चलिए पहले दिखाता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर क्या मच रही है। अब जनाब आप ये देखें कि इस वक्त मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ किसान पहले ही निकले हुए हैं, भरे हुए हैं, बिफरे हुए हैं, और वो कहते हैं जी हम इस्तीफा लेकर छोड़ेंगे। मरीम नवाज ने कहा ऐसी की तैसी, तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी हैसियत क्या, औकात क्या है? जिस तरह जमात इस्लामी वाले बैठे हुए हैं और रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, कर लो जो। ये जो कीड़े मकोड़े शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ये पाकिस्तानी है। आपको समझ में आ रहा है कि मेरी बातें कहां तक पहुंच रही हैं? मैं यूज करता हूं ना इस शब्द का पाकिस्तान की आवाम के लिए, आज से नहीं कर रहा हूं। तो वो चीजें खुद पाकिस्तानी अब बोल रहे हैं। तो मैं गलत नहीं बोलता कि पाकिस्तानी गटर के कीड़े हैं, पाकिस्तानी कीड़े मकोड़े हैं। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी आर्मी की जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसकी निगाहों में पाकिस्तानियों, तुम लोग कीड़े मकोड़ों से कुछ भी ज्यादा नहीं हो इनकी नजर में, ये याद रखना। मैं पिछले 4 साल से ये बात कह रहा हूं। अब तुम्हारे पाकिस्तान के लोग ये बात कहना शुरू हुए। तो माना करो मेरी बात, जो मैं कहता हूं उसको माना करो। कर लो जो करना है, हमें कौन हटा सकता है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात तय है, हमें तो नहीं हटाया जा सकता, हम जो मर्जी करते हैं। अब उसी का तसलसल है कि हमारे खिलाफ निकलने की जुर्रत की है तो अब टैक्स लगा दिया गया है। मार्केट में आने वाली हर फसल पर अब किसान को टैक्स देना होगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 136 फलों सब्जियों पर टैक्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, कोई चीज नहीं बची, कोई चीज। 136 फल और सब्जियां, बाकी बचेगा क्या? तरबूज पर टैक्स आ गया, सुर्ख मिर्च, भिंडी, सेब, दाल, आम, शिमला मिर्च, बादाम, गिरी पिस्ता, फालसे, मौसमी माल्टे, हर चीज पर टैक्स लग गया है। अच्छा, किसान का तो बेड़ा गर्क होगा, कमर टूट जाएगी। पहले उसकी हालत इतनी बुरी है, ना गंदम खरीदी ना किसी और फसल में उसको प्रॉफिट हो सका। अब जो रही सी कसर थी, अच्छा जी कुछ और लगा लेंगे, कुछ तो मामला चलेंगे कि गंदम तो खरीदनी नहीं, दूसरी सब्जी भी लगाओगे, फल भी लगाओगे, ऐसी की तैसी, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। जब आप आएंगे मंडी, उस पर टैक्स दो। अब किसान बेचारा क्या करेगा? वो कहां से टैक्स देगा? उसने तो लोगों से ही लेना है, आवाम से ही लेना है। तो फिर कीमतें ऊपर जाएंगी, किसान को इसमें नुकसान होगा। जाहिर है कि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो किसान को जरूरी नहीं है कि उसका डायरेक्ट फायदा हो, इसलिए कि फिर उसकी खरीद कम हो जाती है, उस चीज की डिमांड कम होने लग जाती है जब कीमत बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। लोग कहेंगे जो भी सस्ती तरीन चीज है, अच्छा उसको ले लेते हैं, क्या करें? तो ये किसान के लिए कोई फायदा इसमें इतना नहीं होना कि ये टैक्स बढ़ रहा है, उसको मुनाफा तो नहीं मिलना ना। उसको जो टैक्स लगेगा उसने आगे ट्रांसफर जरूर कर देना है, लेकिन उसको उसके मुनाफे में इजाफा नहीं होना कि जी कीमत बढ़ गई है तो मुझे मिल रही है। कीमत बढ़ रही है, जो भी बढ़ेगी वो हुकूमत को जानी है। उस टैक्स की मद में जो भी टैक्स लगाया जाएगा, तो उसके बाद 11 अरब रुपए का एक और जहाज खरीदने के पैसे आ सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि 25 करोड़ आवाम है, उसमें से 12 करोड़ तो कमोबेश पंजाब की है। तो जब पंजाब के 12 करोड़ लोग हैं तो आप सोचिए कि कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा। तो उसके बाद खर्चे भी आसानी से चल सकेंगे और पैसा भी बहुत ज्यादा बन जाएगा। पाकिस्तान के किसान, जो पंजाब के किसान हैं,
उनके लिए खास तोहफा देके गई हैं। अब 136 ऐसी सब्जियां हैं जो पैदा होते ही, जी हाँ, जैसे इंसानों के पैदा होते ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है। बेबी फॉर्मूला खरीदें या डायपर खरीदें, बच्चे के पैदा, बल्कि हॉस्पिटल का बिल, सभी जगहों पर आप टैक्स फौरी तौर पर, बच्चा आप पैदा करते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को आप देना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो शहरी पैदा होता है, पैदा होने से मरने तक लगातार टैक्स दे रहा है, लगातार टैक्स दे रहा है हुकूमत को। हुकूमत उसे कोई फैसिलिटी दे रही है या नहीं, लेकिन वो टैक्स दे रहा है। मतलब बच्चा बेशक प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, लेकिन और आपने पैसे सारे खर्च किए हैं, टैक्स जो है वो हुकूमत को उसके पैदा होते ही मिलना शुरू हो जाता है। अब जो मरियम नवाज साहबा हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि 136 फसलों पर किसानों को फौरी तौर पर, मतलब उन फसलों की पैदाइश पर ही टैक्स देना होगा। उनमें तरबूज पर टैक्स, सुर्ख मिर्च पर टैक्स, भिंडी पर टैक्स, सेब पर टैक्स, दाल पर टैक्स, आम पर टैक्स, शिमला मिर्च पर टैक्स, बादाम गिरी, पिस्ता पर टैक्स, फालसे, मौसमी, माल्टे, मतलब कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं जिस पर टैक्स नहीं। 136 सब्जियां और फ्रूट, ये जो भी उगाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। बेचने की बात नहीं हो रही यहाँ, वो बेचने वाले से तो सेल टैक्स लेंगे हम, जो उगाएगा उस पर भी हमने टैक्स लगा दिया है। तो किसान, क्योंकि पाकिस्तान का खुशहाली बड़ा है, आपने हाल ही में 2 स्कैंडल तो देख ही लिए हैं कि गंदम किसानों से 2800 रुपए या 3000 में छीनी गई और अब बाहर से 4500 रुपए में इंपोर्ट की जा रही है, क्योंकि किसानों से लगातार गंदम छीनी जा रही है। इसलिए तंग आके किसानों ने गंदम काश्त करनी जो है वो बंद कर दी है। बिल्कुल इसी छीनी नहीं जा रही है। इस बात की क्या गारंटी है कि जो वीट आप इंपोर्ट करके ला रहे हैं वो एक्चुअली इंपोर्ट हो रही है? मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सरकारी चट्टे बट्टे जितने हैं वो 2800 में खरीद रहे हैं, अपने गोदामों में भर रहे हैं और फिर सरकार को वापस ये स्कैम के लिए 4500 में बेच दे रहे हैं। पॉसिबल है कि नहीं है? जब सरकार का पूरा तंत्र इसमें शामिल हो तो भला कौन रोकेगा सरकार के करीबियों को? आप मुझे बताइए ना, क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसानों से सरकार की आड़ लेकर 2800 में वीट खरीदी जा रही है और 2-4 महीने स्टोर करने के बाद उसे 4500 में बेची जा रही है वापस सरकार को? तो पैसे जेब में आ गए ना, अंटी में आ गए पैसे। स्कैम करने का नया तरीका, सब कुछ ऑन पेपर, भाई हमने तो इंपोर्ट किया दिस दैट, एक फर्जी कंपनी बना लो, हाँ जी इंपोर्ट किया था हमने यूक्रेन से, रशिया से। दूसरी बात मुझे यह समझ में नहीं आई कि फसल की पैदावार पर टैक्स लगा दिया। चलो बेचने पर समझ में आती हैं चीजें, पैदावार पर लगा दिया। मतलब जो किसान गेहूं उगा रहा है या सब्जियां उगा रहा है उसको टैक्स देना पड़ता है। भैया भारत देश के किसानों, सुन रहे हो तुम लोग? मेरी नजरों में या मेरे ज्ञान में ऐसा कोई टैक्स तो भारत के किसान नहीं देते हैं कि आपको फसल पैदा करने पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। बेचने उचने की बात अलग है, सेल टैक्स लगे, ये लगे, वो लगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। जो किसान फसल पैदा कर रहा है, जो उगा रहे हैं, क्या उनको टैक्स देना पड़ता है? उस सामान खरीदने वाले टैक्स की बात नहीं कर रहा कि ट्रैक्टर खरीदा तो उस पर टैक्स देना पड़ा, खाद खरीदी तो उस पर टैक्स देना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, फसल उगाने पर सरकार को कोई आपको टैक्स देना पड़ता है? शायद, जहां तक मेरी नॉलेज है, नहीं। लेकिन पाकिस्तान में तो भाई सरकार ने लागू कर दिया पंजाब की, फल सब्जियां कुछ भी उगाओ उस पर टैक्स लगेगा। तरबूज बेचारा उगा रहा है उस पर भी टैक्स लगेगा। इसके नतीजे में क्या होने वाला है मैं आपको अभी सबूतों के साथ दिखाऊंगा। 11 करोड़ पाकिस्तानी भूख से मरेंगे तड़प तड़प कर, और ये होकर रहेगा, आप देखिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें तो इन्होंने जो दूसरी तरफ चीनी है उसको पहले इन्होंने एक्सपोर्ट किया। सबसे पहले तो याद कीजिए कि मुसद्दक मलिक साहब उस कमेटी के हेड थे, उन्होंने 2 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैंडल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैं इजाजत नहीं दूंगा। अब शुगर मिलें जो है वो इन्हीं के खानदानों की हैं, सभी के जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, तो इनका काम उससे नहीं चलता था। इन्होंने उस कमेटी से मुसद्दक मलिक को हटवाया। अच्छा, ऐसा नहीं कि मुसद्दक मलिक कोई बड़े दूध के दूल्हे हैं, उन्होंने भी यही काम करना था। हो सकता है रेट ना तय हुआ हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल के ऐसे मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि वजह क्या बनी, लेकिन बहरहाल जो भी वजह बनी, मुसद्दक मलिक साहब को हटाया गया और उनकी जगह पर इसहाक डार साहब को उसी कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई। इसहाक डार साहब ने 2 लाख की बजाय 7,96,000 मैट्रिक टन, मतलब 8 लाख मैट्रिक टन
चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। जब वो चीनी एक्सपोर्ट हो गई तो उसके बाद गालिबन 3 या 5 लाख मैट्रिक टन, मेरे ख्याल 3 लाख मैट्रिक टन या 5 लाख मैट्रिक टन दोबारा चीनी बाहर से इंपोर्ट की गई, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा कर दी तो बाहर से वापस इंपोर्ट की गई। तो बिल्कुल जो चीनी के मामले में इन्होंने किया, और अब वो जो बाहर से इंपोर्ट की उसको दोबारा एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट की, फिर बाहर से वापस इंपोर्ट कर ली, अब जो इंपोर्ट की हुई है उसको वापस फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में तो है ना, तो भले आपको मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बिजी तो है ना। तो ये सूरत हाल है। अब उन्होंने कहा किसानों पर भी हम टैक्स लगाएंगे, तो किसानों को गन्ने में मारा था, मीन शुगर केन में उनको तबाही उनकी फेरी है, उनको अभी तक पैसे नहीं दिए। जो इनकी शरीफों की शुगर मिल्स हैं उनके बाहर पिछले दिनों किसान एहतजाज कर रहे थे। उससे कहते गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। हुकूमत के जो फैसले हैं इसी तरह IMF के कांधे पे रखकर ये किसानों के साथ अच्छा सलूक जो है वो नहीं हुकूमत कर रही। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ निजाम तो कोई होता नहीं है, एक दम से फैसले लिए जाते हैं और आगे की कोई प्लानिंग नहीं होती। आप ये देखें कि टैक्स तो पहले से मैं दे रहा हूँ, आबियाने की शक्ल में दे रहा हूँ। आबियाना आप हैरान होंगे कि जो पहले मैं 100 रुपए देता था एकड़ का, तो अब इस वक्त जो है वो मैं 2000 और 3000 रुपए तक वो मैं देता हूँ। अच्छा। इसी तरह आप देख लें कि जिनके बागात हैं या जो एक्सपोर्ट करते हैं आप, वो टैक्स देते हैं। मैं ट्रैक्टर खरीद करता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ। मैं डीजल खरीद करता हूँ, टैक्स देता हूँ। मैं पेस्टिसाइड खरीद करता हूँ कि उसके ऊपर लिखा होता है प्लस टैक्स, टैक्स देता हूँ। आप देखें, ये किसान एक ऐसी कम्युनिटी है, ये ज़राअत जो है वो कोई मुनाफा कारोबार नहीं रहा। तो बुखारी साहब, जब आप टैक्स देते हैं, हर चीज हो रही है, टैक्स की मद में जा रही है, फिर ये इजाफी टैक्स है, क्या है हुकूमत की क्या पॉलिसी है? क्यों फिर किसानों पर मजीद बोझ डालने की कोशिश की जा रही है? मकसद क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं? देखिए मैम, ये ज़राअत को तबाह करना चाहती है और तो कुछ नहीं है। आपने देखा कि फसलों के रेट हमें नहीं देते। ये दुनिया में नहीं देखते कि जहाँ पे ज़राअत तरक्की कर रही है या ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, वो क्या मॉडल है। मतलब ये किसी से सीखते भी नहीं है कि भाई कुछ सीखे, कुछ देखे कि भाई किस तरह से। आप देखें अपने नेबर कंट्री जो हिंदुस्तान। नहीं तो क्यों सीखेंगे, क्यों सीखेंगे? पाकिस्तान इस्लाम को बिल्कुल 100% फॉलो करते हैं। उनकी पहली बात कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो बिल्कुल वो उसको मानते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है मानने में। ठीक। दूसरा कि सारा ज्ञान जो है, सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं, जो आपकी इस्लामिक किताबें हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी भी टाइम पर काम नहीं आएगी। सारा ज्ञान, सारा साइंस, एवरीथिंग। तो दूसरों से क्यों सीखना है भैया? अपनी किताबों से सीखिए। भाई अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए। आप लोग ये दावा करते हैं ना कि आपकी किताबों में सब कुछ लिखा है, एवरीथिंग, साइंस, स्पेस, दिस दैट, एग्रीकल्चर, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में ज्ञान नहीं दिया गया है। तो जब आपके पास वो ज्ञान मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये तो आपकी गलती है ना, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो दूसरों से क्यों सीखना है? आपकी किताबों में जो लिखा है उसको इंप्लीमेंट करो। सिंपल सा फंडा है। लेकिन नहीं, आप लोग अपने इस्लाम के दुश्मन हो। आप लोग मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो कि अपनी ही बातों को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो। इसलिए मजाक उड़ता है आप लोगों का। बाकी आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है, मैं आपको एक पहली झलक दिखाता हूं। ये अरब न्यूज की खबर है जो छपी है 25 अगस्त को, इसी 25 अगस्त को। पाकिस्तान's inflation expected to be in 10.75 to 11.25% रेंज फॉर अगस्त। ये अगस्त का महीना चल रहा है। अब बताइए जो महंगाई दर है वो 11.25% से 11.25%। इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप? अभी मैं बताऊंगा कि भारत की महंगाई दर कितनी है, जबकि भारत आबादी में इनसे 6 गुना बड़ा है। इतने लोगों को संभालना है। तो अरब न्यूज लिखता है कि एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी संस्था की है, SBP की रिपोर्ट है शायद, कि 1.82% जो है वो इंक्रीज होने वाला है फूड प्राइसेस में। खाने के सामान की कीमत 1.82%, करीब करीब 2% बढ़ जाएगी। और 3% ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में बढ़ेगा। तो अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो सिर्फ ये 2% खाने का सामान नहीं बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी तो बढ़ गया।
अच्छा जी, रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो 1.82% रहेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं। अनियंस, प्याज महंगे हो सकते हैं, अंडे महंगे हो सकते हैं, दालें महंगी हो सकती हैं, गेहूं महंगा हो सकता है, तो आटा भी महंगा होगा। ऑलरेडी तेल और ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो फ्यूल हो, पेट्रोल डीजल हो, चाहे खाने का तेल हो, सब महंगा हो चुका है। अच्छा जी, रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल आपके बढ़ने वाले हैं 1.7%। ये भी चीज़ महंगी होने वाली है, मतलब बिजली महंगी होगी, आपका पानी महंगा होगा, हाउसिंग का जो भी ब्रोकरेज, हाउसिंग के लिए जो भी चीज़ें आती हैं वो महंगी होगी, गैस आपकी महंगी होने वाली है। अब सोचो पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सोचो बस जरा इसके बारे में। हिंदुस्तान है, इंडिया है, आप उसके पंजाब को आप देखें और वहां पे जो है वो कोई इस तरह से टैक्स नहीं है। फिर आप सॉरी, एक चीज गलत हो गया, पंजाब में बिल्कुल टैक्स नहीं है। भारत का इन्फ्लेशन रेट बताना मैं आपको भूल गया। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है इस वक्त पाकिस्तान का 11.25 से 11.25% अगस्त में है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अभी अगस्त का हमारा डेटा नहीं आया है, जो जुलाई वाला डेटा है वो मैं आपको बताता हूं कि जुलाई में जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो अपने 20 महीने के हाईएस्ट पे पहुंच गई है जी, 4.45। 20 महीने मतलब करीब करीब 2 साल पुराने रेट पर हाईएस्ट रेट पर पहुंच गई है। कितनी जी? 4.45%। कहां 11.25, 11.25%, 4.5%, 4.45। पिछले साल जुलाई मतलब जून में जो थी 4.38 थी, मतलब अभी जून में जो थी 4.38 थी, जुलाई में 4.45 चली गई और ये 20 महीने का सबसे पीक पॉइंट है। आप सोचिए, 6 गुना बड़ी आबादी है हमारी, 6 गुना ज्यादा नीड्स है हमारी, उसके बाद भी फिर आप असेसमेंट किस तरह करेंगे? आप तो इतने बड़े बड़े बिल जो है वो भेज देंगे, फिर कहेंगे कि उसकी तस्दीक कराएं। अभी जो अभियाना आ रहा है, आप यकीन करें कि अगर मेरी 1 एकड़ जमीन है तो मुझे 10 एकड़ का अभियाना आ गया और फिर कहते हैं कि जी आप आए दफ्तर में तो हम आपको ठीक कर देंगे। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि ये टैक्स लगा के आप मजीद ज़राअत जो पहले ही बदहाली का शिकार है वो मजीद बदहाल होगी। आज ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और यहाँ पे लोगों के पेट भी भर रहे हैं। तो जब आप ये इस तरह से करेंगे, जिस तरह आपने देखा है कि गंदम जो है वो इंपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि उसकी मंजूरी भी दे दी है, तो इस तरह के जो इकदाम अगर लेंगे, बिल्कुल तो इस तरह के इकदाम लिए जाएंगे तो ज़राअत को भी नुकसान होगा और किसानों पर भी मजीद बोझ पड़ेगा। और जब किसान ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, जिस तरह बकौल आपके भी, तो कोई हुकूमत को सॉलिड पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। दूसरी जानिब क्या सूरत हाल है? दूसरी जानिब अगर आप तवानाई के शोबे की बात करें, यानी गर्दिशी जो कर्जे हैं कि तवानाई के शोबे में, ये सामने आप देख सकते हैं 5,000 अरब से तजावज कर गए। जी हाँ जी, 5,000 अरब से आपकी गर्दिशी कर्जे जो है तवानाई के शोबे में, जिसमें गैस भी है, गलबन इलेक्ट्रिसिटी भी है, उसमें जो टोटल वैल्यू है वो है 5,286 अरब रुपए तक पहुंच गया मजमूई सर्कुलर डेट। अब ये तवानाई के शोबे में, अब क्या ये अवाम का कसूर है? क्या ये अवाम जो है इसके लिए कसूरवार है? ये तजर्बाकारों की आप तजर्बाकारियां देख लें, हर जगह पे ये अपनी तारीफें करते रहते हैं। भाई मसला ये नहीं है कि आपने अपने आप को कन्विंस करना है कि हमारी ये रेटिंग ठीक होगी, हम ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमारी इकॉनमी यहाँ पे पहुंच गई। ये बात नहीं, ये वही चीज है कि आपके बच्चे घर में जो है वो उनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही हो, दिन में 1 वक्त वो खाना खा रहे हो और आप उनको बता रहे हो जी हमारे हालात बड़े जबरदस्त हो गए। रोज एज ए वालिद जो है, अगर आप जाके अपने बच्चों को ये बताएं और बच्चे दिन में सिर्फ 1 वक्त में रोटी खा रहे हो कि भाई आप जो है ना, ये देखें इधर भी हमारी तारीफ होगी, हमारे हालात बड़े बेहतर हो गए, हमारी इकॉनमी में ये पॉजिटिव हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया, तो वो बच्चे भी जो है ना अपने वालिद को कहेंगे यार खुदा का खौफ करो, तुम वालिद हो हमारे, लेकिन कोई थोड़ी सी शर्म हया होती है, रोटी हमारे पास खाने को नहीं है। एक तरफ तुम हमें ये बताते हो, तुम्हारा वजीरे जो है वो सेहत हमें बताता है कि 1300 बच्चा रोज जो है वो मर रहा है इस वजह से कि मुनासिब खुराक नहीं मिलती, 40% बच्चा स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है और हालत हमारी जो है इकोनॉमी की क्या है। और लेकिन अपने आप की तारीफें और अपनी खुशखबरियां और ये और वो, भाई ये अपने आप को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, अपनी तारीफें करने से कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया को कन्विंस करें कि आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। कितनी इन्वेस्टमेंट? चलिए वीडियो खत्म करते हैं। ये आपने जो बात सुनी ना, 40% आपके बच्चे स्टंटेड हैं। अब कई सारे पाकिस्तानियों को ना इसका मतलब पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या हुआ।
जनाब 40% बच्चे आपके दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं। जब उनको खुराक सही नहीं मिलेगी, उनको पोषण सही नहीं मिलेगा, तो उनका जिस्म कमज़ोर होता जाएगा। जब उनका जिस्म कमज़ोर होगा तो उनका दिमाग भी कमज़ोर होगा। वो ढंग से उसको पोषण नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, तो उसका दिमागी तौर पर भी वो मतलब एक तरह से कहेंगे मेंटल इलनेस के शिकार रहेंगे। उनका दिमाग डेवलप नहीं कर पाएगा, और यही हो रहा है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है कि किसी पाकिस्तानी पत्रकार ने बात कही, ये पाकिस्तान के एहसान इकबाल मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है। सुनिए। अब ये वो सारी चीजें हैं कि जिन पर सूबों को, अच्छा फिर 40 साल से हमारे 40% बच्चे स्टंटेड हैं, जिसका मतलब है कि वो जिस्मानी तौर पे लागर हैं और ज़हनी तौर पे कोंद। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जिसकी 40% नस्ल ज़हनी तौर पे कोंद और जिस्मानी तौर पे लागर होगी, वो 21वीं सदी में कैसा मुकाबला कर सकती है? सुन लिया आपने? तो ये जो कहते हो ना, एक मुसलमान 100 काफिर पर भारी है, अबे तुम पहले अपनी बॉडी का बोझ उठा लो। न दिमागी तौर पर तुम लोग मजबूत हो रहे हो, न जिस्मानी तौर पर मजबूत हो रहे हो। 40% बच्चे कम नहीं होते, और तुम लोग बात करोगे कि हम लड़ेंगे, इससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे। अबे अपने आप से लड़के अपनी बॉडी से नहीं लड़ पाओगे, खत्म हो जाओगे। चलो खैर, अभी और आगे आता हूं। ये देखो, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये पाकिस्तानी अखबार है, 26 अगस्त को खबर छपी है, इन्फ्लेशन मेकिंग लाइफ अनबेयरेबल फॉर पुअर। महंगाई गरीबों के लिए मौत बन रही है, उनकी लाइफ को दोज़ख बना रही है। और ये किसने कहा है? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम, इन्होंने कहा है कि भैया बढ़ती हुई महंगाई जो है, और जो गवर्नमेंट्स के क्लेम हैं कि जी बम्पर वीट की फसल हुई है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वीट के दाम बढ़ रहे हैं, गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, आटे के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी जो ज़रूरी कमोडिटीज़ हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। और इस वजह से जो गरीब हैं, जो वर्किंग क्लास फैमिलीज़ हैं, वो 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं। पाकिस्तानियों, क्या बात करते हो तुम लोग? अल्लाह का अजाब इसे ही कहते हैं, तुम्हारी करतूतों की वजह से। फेक मुसलमान हो तुम लोग, ये बात साबित हो रही है। देखो तुम लोग, ये डॉन की खबर है 2 हफ्ते पुरानी, 12 अगस्त की। क्या लिखा है? ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन रिस्क फॉर पाकिस्तान। बोला कि जो दुनिया भर में फूड इन्फ्लेशन, फूड के दाम बढ़ रहे हैं, उससे पाकिस्तान बड़े भयंकर में है, संकट में है। देखो, अब भारत पर भी तो ग्लोबल इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा, लेकिन जब भारत का इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको बताया 4.5% भी नहीं है, 4.45% है, और वो पिछले 20 महीने में हाईएस्ट है। तुम्हारे यहां 11.25%, 11.25%। तो ये लिखता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फूड जो प्राइसेस हैं उनके, वो राइज होने वाले हैं, जितनी की उम्मीद थी उससे ज्यादा, और ये ग्लोबल इशू बनने जा रहा है। एसबीपी की रिपोर्ट कहती है कि तेल के दाम बढ़ने से फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए हैं। फर्टिलाइजर्स के दाम यानी कि खाद के दाम बढ़ने से एग्रीकल्चर सेक्टर पर जोर पड़ने लगा है, उसको हर्ट हो रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी फेसिंग हायर फूड प्राइसेस वाइल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये शेयर करने वाली चीज है। वाइल 46% ऑफ द पॉपुलेशन इज फेसिंग हंगर लाइक कंडीशंस। क्या कहा था मैंने कि पाकिस्तान की आधी आबादी भूख से तड़प रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का अखबार, इसी ने लिखा है कि 46% ऑफ द पॉपुलेशन इज फेसिंग हंगर लाइक कंडीशंस। और सारा यहां पे हंगर इंडेक्स जो कहता है, वो भारत को पाकिस्तान से ऊपर रखता है कि हंगर इंडेक्स में भारत को ज्यादा दिक्कत है, पाकिस्तान को कम है। कौन सा हंगर इंडेक्स बनाता है? ये गाली देने का मन कर रहा है मेरा। आप जरा सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि 46% ऑफ द पॉपुलेशन इज फेसिंग हंगर लाइक कंडीशंस, और रैंकिंग में पाकिस्तान, हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से बेहतर कैसे है फिर? तो कहीं ना कहीं तो गोलमाल है ना। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम्हारा स्टेट बैंक कोई बाहर की एजेंसी नहीं है, तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तुम्हारा अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि 46% जो तुम्हारी पॉपुलेशन है उसके साथ भूख, मतलब हंगर, भूखमरी है उसको, ऐसी सिचुएशन है। तो तुम हंगर इंडेक्स में हमसे बेहतर कैसे हो सकते हो? सोचने वाली बात है। सोचिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ये वाले क्लिप कम से कम इतना काट के शेयर करिए कि क्यों हंगर इंडेक्स में भारत पाकिस्तान से पीछे है, क्यों रैंकिंग में हाई है पाकिस्तान, हम उससे पीछे हैं, जबकि 46%
उसकी पॉपुलेशन के सामने हंगर लाइक सिचुएशन। बहुत जरूरी है भारत को जो बदनाम करना चाहते हैं, भारत को जो उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर उनको ये फैक्ट दिखाना जरूरी है, कोई हमारा फैक्ट नहीं है। शेयर करिए इसको। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी दुख हुआ वीडियो देखकर, काफी हैरानगी है। पहले ही हालात जो है काफी टफ चल रहे हैं। हम जो है कहीं ना कहीं जो सिचुएशन देख रहे हैं, अभी मैं कुछ ना कुछ जो है इन दिनों में जो भी परचेज कर रहा हूँ, यकीन करें बहुत हाई रेट चल रहे हैं। बहुत मुश्किलात से कह लो कि आम पाकिस्तानी का जो है मैं देखता हूँ कि टाइम पास हो रहा है। तो अभी ये जो खबर मैंने जो है आलोक सर से सुन ली है कि मतलब इतनी ज्यादा चीजों पे जो है टैक्स नया लगने वाला है, तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तानी आम जो आवाम है। मैं देखता हूँ कि आज भी पाकिस्तान में अगर मुख्तलिफ जगह का अगर सर्च किया जाए देखा जाए तो लोग बड़ी मुश्किल से जो है अभी 200-250-300 रुपए में जो है ये सब्जी आ रही है, इससे एक दिन में लेना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब ये अगर इसमें और टैक्स लगने वाला है हर एक चीज में, मतलब कह रहे हैं ना टमाटर के ऊपर भी लगेगा, आलू के ऊपर भी लगेगा, उसके साथ और भी कई सब्जियां हैं, तरबूज जो है, हर वो चीज जो कहीं ना कहीं हर मौसम के लिए बड़ी जरूरी होती है, उन सब चीजों पे अभी टैक्स लगने वाला है। तो फिर क्या बनेगा यहाँ का। अभी हालात हमारी पहुंच से बहुत जो है हाई है। हम जो है अच्छी चीजें, अच्छी सेहत वाली चीजें जो है नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारी इतनी आम जो गरीब आवाम, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो मैं देखता रहता हूँ ना कि हमारे गांव में मैं पूरा देखता हूँ कि जो गरीब बंदे हैं अच्छी जो क्वालिटी वाली चीजें वो नहीं लेते। सुबह के टाइम सब्जी वाला आता है तो उसका रेट जो है थोड़ा हाई होता है, वो अच्छी ताजी सब्जी होती है। वही बंदा बेचते बेचते जब उसकी नई सेल होती है तो वो पिछले टाइम फिर आता है, जब दिन का टाइम गुजर जाता है, काफी ज्यादा 5 बजे होती है, शाम बज रहे होते हैं, वही बंदा जो है उसी सब्जी को फिर जो सब्जी गर्मी की वजह से काफी खराब हो जाती है ना, उसे थोड़ा सस्ते रेट में जो है बेच के जाता है। तो हमारे लोग उस सब्जी को अभी खरीद रहे हैं जो शाम के टाइम में हम जो है सस्ती हमें पड़ती है, हम वो खरीद रहे हैं, हम जो गरीब लोग हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि यही लोग आगे अगर टैक्स लगने के बाद हर चीज का रेट बढ़ जाएगा, हर एक आइटम जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं वो सभी बढ़ जाएंगे, तो ये लोग फिर क्या करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 40% छोड़े, यहाँ तो हालात फिर जो है काफी हद तक जो है खराब हो जाएंगे। ये लोग जो है सर्वाइव जिस तरीके से वैसे हम लोग कर रहे हैं, वो मेरे नजदीक जो है फिर ये और मुश्किल हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज अगर 1300 बच्चा जो है अगर हमारा मर रहा है अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से, फिर तो ये होगा बच्चे तो इससे ज्यादा हो जाएंगे। फिर बड़ों की भी कहीं ना कहीं कंडीशन देखें कि एक बाप जो है मजदूरी करने जाता है या एक भाई मजदूरी करने जाता है, अगर वो अच्छी खुराक ही नहीं खा रहा, अगर सेहतमंद वो चीजें ही नहीं खा रहा, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, वो किस तरीके से आगे हार्डवर्क मेहनत करेगा। तो ये चीजें हैं कि फिर मृत्यु की तादाद जो है बढ़ जाएगी। फिर वही बात जो कह रहे थे पाकिस्तान से गुर्बत नहीं गरीब को ही खत्म कर दिया जाए तो मामलात सुधर सकते हैं। फिर वही हाल जो है यहाँ होता वो दिखाई देगा कि गरीब ही मरना शुरू हो जाएंगे। फिर ये कह सकते हैं कि लातादाद अगर इसी मसले में मरना शुरू हो जाए तो फिर अमीर रह जाएंगे कुछ। फिर उन्हीं के याशियों के तो पहले भी यहाँ सामान हो रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि जो है चीनी देखें कि इन्हें किस तरीके से पहले जो है इसे बाहर बेचते हैं, फिर वहां से मंगवाते हैं, फिर ये कहते हैं कि अभी फिर कम हो गई है। तो ये किस तरीके की कह लो कि यहाँ हुकूमतें चल रही हैं, जिनको काम का ही तरीका नहीं पता, जिनको यही नहीं पता कि पिछले साल हमारे पास चीनी का इतना स्टॉक था, इस बार जो है और बढ़ेगा क्योंकि नए बच्चे जवान होंगे वो भी चीजें खाएंगे। तो मतलब हर साल एक मतलब बंदा रखता है ना कि इस बार इतनी चीनी लगी, इसमें आगे मुनाफा करना है, इस बार इतनी गंदम खर्च हुई है, इसमें आगे और इजाफा करना है। तो ये देखें गंदम में भी यही कर रहे हैं। और आलोक सर ने तो बड़ी एक खास बात बीच में कर दी थी कि ये जो गंदम जो कहा जा रहा है कि ये बाहर से इंपोर्ट हो रही है, हो सकता है पाकिस्तान के ही कहीं से कहीं गोदामों में छुपे हुई जगह पे ये अमीर लोग खुद ही जो है पहले छुपाते होंगे और बाद में इन्हीं को बाहर से इंपोर्ट करके जो कह सकते हैं कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कह लो कि कारोबार में डालकर ये अपने पैसे बना रहे हो। तो यहाँ एक से एक जालिम बंदा बैठा हुआ है जिसके अंदर इंसानियत तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। हालात यकीन करें, हम भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हालात बद से बदतर हैं। यहाँ अच्छा फ्रूट लेकर खाने की कैपेसिटी यहाँ के लोगों की बहुत कम हो चुकी है। फ्रूट तो बहुत कम ही कर दिया है लोगों ने यहाँ। तो बाकी ये कह सकते हैं कि दाल सब्जी से भी काफी लोग तंग हैं। बाकी ये अगर सिचुएशन आने वाली है, जो हालात यहाँ बता दिए गए हैं कि आने वाले वक्त में जो है हर चीज पे टैक्स लगेगा तो फिर मसला और बढ़ जाएगा। हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आसानी आएगी हमारे लिए, कहीं ना कहीं सहूलतें आए, पर वो चीज तो नहीं है।
और ये है कि इसके आगे इन्होंने फिर बताया है कि 11 से भी तजावज कर गई है महंगाई की जो परसेंटेज है वो 11% से भी बढ़ चुका है। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें इंडिया का इन्होंने कंपैरिजन जो करके बताया तो वहाँ 450 है, 4.5% पे है। तो कितना फर्क है, हालांकि आपकी तादाद भी ज्यादा है। आपको कह सकते हैं कि आपके जो हुक्मरान है उन्होंने हर चीज को कितने जबरदस्त तरीके से मैनेज रखा है। एक अच्छी सरकार आई है, उसने लंबे अरसे तक टाइम दिया है, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। यहाँ देखें इमरान खान था, अभी शहबाज शरीफ लोग हैं। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये कह सकते हैं कि ये हम रिंग रिंग कर इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। तो इसमें अगर आज ये सिचुएशन आम नॉर्मल है तो कल जंगों वाला हालात आ जाता है, जैसे तुर्की और जो है इसराइल की जंग शुरू हो जाती है, पाकिस्तान को भी बीच में कूदना पड़ेगा। तो फिर जो है हालात किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का निजाम किस वक्त जंगों में बदल जाए, क्या हो जाए, पता तो नहीं है ना। बाकी ये है कि पाकिस्तानी जो है ये वैसे भी अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर रहे। बाकी अगर हालात और कुछ बदलते हैं, जंगों वाला माहौल बनता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए जीना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, हालात जो हैं वो काफी ज्यादा टाइट हुए पड़े हैं और एग्रीकल्चर का एक ऐसा शोबा है जो किसी भी कंट्री की एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अगर आपका किसान जो है वो मजबूत है, अगर आपका किसान जो है वो खुशहाल है, तो समझ लें कि आपकी आवाम खुशहाल है। क्योंकि बेसिक जरूरी जो चीजें हैं, खाने पीने की अशिया, उसमें किसान का बड़ा अहम योगदान होता है। अब किसान जो है वो इतनी दिक्कत से जब गुजरेंगे, इतने सारे फालतू के टैक्सेस जब उनके ऊपर लगेंगे, वो काश्तकारी छोड़ देंगे। जब वो काश्तकारी छोड़ देंगे तो फिर जितनी भी चीजें हैं, खाने पीने की अशिया जो हैं, एक तो इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसमें क्वालिटीज जो होती हैं उनके ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ता है। पिछले दिनों में जब इमरान खान ने एक कह लें कि बोंगी मारी थी इंडिया के साथ, जो है वो ट्रेड बंद कर दी थी। ट्रेड बंद करने के बाद जो प्याज आ रहा था वो चाइना से आ रहा था और बिल्कुल ही फोकला सा वो होता था, उसमें कोई जान ही नहीं होती थी और महंगा भी था। ये चीजें जो हैं फिर इस तरह से होंगी, और भी सब्जियां जब बाहर से आएंगी वो महंगी होंगी। फिर आवाम जो है वो पहले ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है। रोजगार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, रोजगार के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, और उसके बाद जब इनकम भी नहीं होगी, ऊपर से महंगाई होगी। आए रोज हमारे खबरों में ये सुनने के लिए मिलता है, सोशल मीडिया पे ये देखने के लिए मिलता है कि फलां जो परिवार है जी, उनके इतने बच्चों समेत उन्होंने जो है वो खुदकशी कर लिया, भूख से, बेरोजगारी से तंग आकर। रात को मैं देख रहा था कि एक बड़ा ही खुददार सा बंदा है बेचारा, बहुत ही कह लें कि सफेद पोश इंसान, जो इज्जतदार बंदा था, उसकी बेटी को वो हॉस्पिटल लेके गया तो टेस्ट ही उन्होंने इतने लिख के दिए कि वो सड़क के किनारे पे बैठ के रो रहा था। और वो को गाड़ी वाला गुजरा तो उसने पूछा कि भाई साहब क्या मसला है, तो उसने कहा दिक्कत ये है कि मेरी एक ही बेटी है, लेकिन हालात मेरे इस तरह के हैं कि मैं अपनी बेटी का इलाज तक नहीं करवा सकता। कहते कि मर्द जब रोता है ना तो समझ ले कि उसके अंदर का दर्द इस तरह से होता है कि वो बेचारा तो किसी को दिखा भी नहीं सकता। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं। लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों का इलाज करवा सके, और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि रोटी जो है वो पूरी कर सके। और बाकी इंडिया की बात लोग जो हैं वो करते हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। मैं नहीं मानता कि इंडिया में जो है वो हंगर इंडेक्स के ऊपर अगर किसी ने रिपोर्ट की है और उसने ये कह दिया कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है, तो भाई कैसे बेहतर हो सकता है? पाकिस्तान के किसान जो हैं क्या इंडिया के किसानों जैसे खुशहाल हैं? पाकिस्तान में क्या उस तरह से रोजगार मिलते हैं जिस तरह से इंडिया में मिलते हैं? क्या इंडिया के हुक्मरानों को हजार हजार अरब डॉलर के जहाज लेने की इजाजत है कि वो अपने प्राइवेट जो हैं वो जेट खरीद सकती हैं? भाई तो फिर कैसे कह सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ आप एक दूसरे को कंपेयर करते हैं? मैं तो मानते ही नहीं हूं कि इंडिया के साथ हमारा कोई जोड़ है। इंडिया की इकोनॉमी देखे, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क इकोनॉमी के लिहाज से। हमारे तवानाई के जो कर्जे हैं, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस आ जाती है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत आ जाती हैं, जितनी भी तवानाई से जुड़ी हुई चीजें, 5000 अरब से ज्यादा तजावुज कर गए कर्जे। मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से है कि बिल जो है ना ओरिजिनल, जितने मैंने यूनिट इस्तेमाल किए हैं वो ओरिजिनल बिल आया है तकरीबन कोई 900 रुपए गालबन जो बनता है, 900 रुपए बनता है, और टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि वो 32 पे पहुंच गया।
3200 पे पहुंच गया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो आलतू पालतू के टैक्स, ये नीलम सरचार्ज है, ये जनरल सरचार्ज है, ये पता नहीं क्या क्या है, उसमें जो है ना वो आपने ये सारे टैक्स आपने पे करने ही करने। कोई बंदा पूछने वाला नहीं है कि यार जितनी मैंने बिजली इस्तेमाल की है 900 है, चले सरकार का टैक्स कर ले 200 400 कर ले, सीधा 3200 पे बिल। अब आप दिखाएं कि चले हमारे पास तो शुक्र है अल्लाह का कि हमें कोई इतना मसला नहीं है, हमारे ठीक है मिडिल क्लास फैमिलियों से हम बिलोंग करते हैं, इतने मतलब कि गुर्बत से नीचे वाली लाइन में हम नहीं आते। लेकिन जो बेचारे मजदूरदार हैं, जो बंदे दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हुआ पड़ा है। मैंने पिछले दिनों में एक बाबा जी को रोते हुए सड़क पर देखा है। वो बाबा जी कह रहे थे कि मेरे घर का बिजली का बिल आया, मैंने लोन लिया है बैंक से लोन लिया, अब उसकी सूद की किस्तें हर महीने देनी पड़ती हैं, बिल भी आता है, घर के अखराजात भी हैं, और कारोबार के हैं, खिलौने बेचती हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तानियों की फड़े सुन ले आप, पाकिस्तानियों के जो है ना वो झूठ सुन ले कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इंडिया से मुकाबले करते हैं जी, इंडिया से कहते हैं हम जंग करेंगे, और भी पता नहीं कितनी दुनिया को कहते हैं जी कि हम सुपर पावर हैं, हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास जज्बा है। यही चीजें बस पाकिस्तान में बची हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। अब मीडिया बेचारा जो है वो क्या करे, काफी ज्यादा उनकी भी मजबूरी है, उनको भी लिमिट में रह कर बोलना पड़ता है। हालांकि ये बहन जो है इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की है, इन्होंने कहा है कि वाकई जी सरकार जो है उनको कोई सॉलिड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये अगर पहले ही ऑलरेडी टैक्सेस मौजूद हैं तो उसके बाद टैक्स लगाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे मामला जो है ना वो काफी ज्यादा गड़बड़ है। और रही बात कुछ लोग हमें कमेंट्स में यही कहते हैं कि आवाम जो है ना वो कुछ करे, मतलब कि जो इदारे हैं, जो सरकारें हैं, उनके खिलाफ आवाम जो है वो निकले एहतजाज करे। भाई यहाँ पर हालात इस कदर खराब हैं, कानून इतने पास सरकार की तरफ से हो चुके हैं कि आप एहतजाज कर ही नहीं सकते। अगर आप करेंगे अपनी जान का मसला नहीं होता, आपकी फैमिली जो है ना उसको उठा लेंगे, फिर जो है ना मामलात गड़बड़ हो जाएंगे, फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी खामोश रहना। यहाँ पे समझ लें कि मजबूरी है खामोश रहना। पिछले दिनों में लोगों ने ट्रोल किया सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारी जो वज़ीर आला हैं जी, उन्होंने 1000 अरब का जो है वो अपने लिए प्राइवेट जेट जो है वो खरीदा है अपने सफर के लिए। तो एक गरीब मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो इस तरह की लग्जरी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं? तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, उन्होंने कहा खरीदा है, क्या कर लोगे? कोई है फिर बंदा क्या करे? उन्होंने कहा, उन्होंने खुल के कहा, उन्होंने कहा भाई खरीदा है, जो करना है कर लो। तो ये चीजें हैं ना वो फिर बंदे की मजबूरी बन जाती है। लेकिन जी पाकिस्तान का वाकई बड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि भुखमरी की जो रेशो बनती है वो 40 या 46% एवरेज जो है वो उसकी चल रही है, मौजूदा एवरेज जो है। और मेरे ख्याल में अगर इसी तरह के हालात रहे तो यही एवरेज जो है वो जाएगी 70-80 पर। जो हमारे पाकिस्तान के खुशहाल लोग हैं वो टोटली 10% है, इससे ज्यादा खुशहाल नहीं है। बाकी जो 46% है वो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं। बाकी जो 20-30 आते हैं वो यही है कि गुजारा कर रहे हैं लाइक दैट, उसमें हम आ जाते हैं। तो बाकी ये हालात हैं। और अगर ये इस तरह के हालात रहे तो हमारे भी आने वाले टाइम में यही दिन आने वाले हैं, फिर हमारा भी यही हाल होना है। तो वाकई हालात जो हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे खराब हैं। और इंडिया के साथ कंपेयर करना भाई सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल जी। और किसानों के ऊपर टैक्स का तो और भी ज्यादा जो है नुकसान होगा। आगे ही हमारे किसानों का बेड़ा गर्क हो चुका है। बहुत सारे किसान अपनी जमीनें बेचकर आउट ऑफ कंट्री की तरफ निकल चुके हैं। जो रहे सहे कुछ देखें कि पहले हमारी गंदम ठीक होती थी, पहले हमारा गुजारा होता था। अभी हालिया कुछ 10 सालों में आप देख लें तो ये सारी चीजों की प्रॉब्लम तभी शुरू हुई है कि किसानों ने यहाँ से जमीनें बेच दी हैं कि इस कारोबार का अभी कोई फायदा जो है नहीं रहेगा। अभी जो गरीब के हैं, जो किसी की जमीनें लेकर बीज बोते हैं और अपना निजाम चला रहे थे, उनके ऊपर भी ये टैक्स लगाकर उनकी भी कह सकते हैं कि रही सही जो कसर है वो भी मेरा ख्याल खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, प्लीज।